Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel Study NCERT। लास्ट वीडियो जो केमिस्ट्री की मैंने बनाई थी वो थी केमिकल काइनेटिक्स के जो फर्स्ट पार्ट था। आज हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन नेक्स्ट जो हमारा अदर बाकी पार्ट रह गया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इसमें RRF वर्ड बताया था मैंने, अब जिसको शॉर्टली ताकि आपको याद रह सके। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? रिएक्शन रेट और फैक्टर। मतलब केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? रिएक्शन के, रेट के और उसके फैक्टर के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और अगला पॉइंट था हमारा फैक्टर का, कि फैक्टर कौन होते हैं जिससे रिएक्शन की रेट पर इफेक्ट पड़ता है। तो पहला है हमारा कंसंट्रेशन, यानी कि उसकी अमाउंट, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट और कैटलिस्ट, ये सब थे। ठीक है, कंसंट्रेशन इनके बारे में बाद में देखेंगे डिटेल में। अभी यहाँ पर देखते हैं कि हमारा पॉइंट क्या आ रहा है केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन 3 तरह की होती है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, और तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? मॉडरेट, स्लो या मीडियम जिसे कह सकते हो। ठीक है, इसमें रिएक्शन की रेट जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, इसमें बहुत स्लो होती है, और इसमें मीडियम होती है, ना ज़्यादा तेज़ और ना ही ज़्यादा स्लो। ठीक है, तो इसे हम ना इसको मेज़र कर सकते हैं, ना इसको और ना ही इनको। ठीक है, और ये रिएक्शन कौन सी होती है? ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जो एसिड और बेस के बीच में होती है, सॉल्ट और वाटर बनाती है। ठीक है, और वेरी स्लो वो होता है जो बहुत ही स्लो, मैनी डेज में कंप्लीट होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने ये आपको साइन समझाने के लिए बताया था कि रिएक्टेंट से हम क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट की अमाउंट जो होती है वो टाइम के साथ साथ माइनस होती जाती है, घटती चली जाती है, और प्रोडक्ट की बढ़ती हुई जाती है। ठीक है, जैसे टाइम हमने यहाँ पर शुरू में एग्जाम्पल लिया था कि टाइम 0 है, तो यहाँ पर वाटर जो है वो हमने 100 ml लिया है, और यहाँ बनाना है आइस जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो होगा वाटर कन्वर्ट होता जाएगा किसमें? आइस में कन्वर्ट होता जाएगा। यहाँ पर पानी की अमाउंट जो होगी, वाटर की अमाउंट वो माइनस होती जाएगी, और बर्फ़ की वो जो आइस है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो घट रही है टाइम के साथ, और प्रोडक्ट की बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर हमें इसका फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब उसकी अमाउंट, रिएक्शन की, रेट की या प्रोडक्ट की टाइम के साथ क्या हो रही है? घट रही है या बढ़ रही है। तो हमें याद रखना है कि रिएक्टेंट की माइनस होती है और प्रोडक्ट की क्या होती है? बढ़ती है। जहाँ पर डी और डेल्टा का मीनिंग होता है लार्ज चेंज, रिएक्टेंट का माइनस होगा और प्रोडक्ट का क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन का, दैट इसे हम लिखने का तरीका क्या है हमारा? dx/dt। कैसे लिखते हैं? dx/dt। तो जो x होता है उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या बताई थी? मोल पर लीटर। तो इस x को हटा के हमें अगर ये बनाना है कि रिएक्टेंट से क्या बना है हमारा? प्रोडक्ट बना है, तो रिएक्टेंट को हम x की जगह लिख देंगे। साइन ध्यान रखना है, बस साइन ही मैटर करता है, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। अगर इसके लिए लिखना है तो डी, नीचे dt निशान माइनस रहेगा, और यहाँ रिएक्टेंट के लिखना है तो रिएक्टेंट लगा दो, और यहाँ माइनस। प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो p लगा दो, और साथ में प्लस लिख दो, बस इतना फ़र्क रहेगा। ठीक है, जैसे हमें इसका लिखना हो a+b और ये बना c, तो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस के साथ आ गए दोनों, और ये हमारा प्लस के साथ आ गया। अगर इनके सामने कुछ लिखा हो, डिजिट लिखी हो, 2 3 4 कुछ भी लिखा हो, तो उसे हम 1/, में कर देंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी अपॉन में दिया हो, जैसे ये दिया है 2, तो इसे हमने लिख दिया 1/2, 3, 1/3, 4, 1/4। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि ऑलरेडी 2/3 है या 3/5 है, 4/3 है, तो आपको क्या करना है? इसको रिवर्स करके लिख देना है, इसे इन्वर्स ही कर लेना है, यानी कि उल्टा कर देना है। 2/3 को क्या लिखेंगे? 3/2, 3/5 को 5/3, 4/3 को 3/4, बस इतना करना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पीछे अगर ये पढ़ा होगा तो यहाँ रिवाइज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? dx/dt। एक्स क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर। अब हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालें कि कैसे निकलता है, तो नीचे क्या आएगा? मोल पर लीटर तो हो गया कंसंट्रेशन का, नीचे क्या दिया हुआ है? टाइम। तो टाइम को क्या कहते हैं? सेकंड। ऊपर क्या बन जाएगा? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज रेट ऑफ वेलोसिटी रिएक्शन। तो इसमें क्या बताया था मैंने कि जो कंसंट्रेशन है वो चेंज करनी है किसकी? रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या करना है? चेंज करना है। कहाँ पर? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। लिखने का तरीका वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये है, इसे हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक, हिंदी में तात्क्षणिक कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो रेट है वो बहुत कम टाइम में, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में वो चेंज हो जाएगी। किसकी? रिएक्टेंट की। क्या चेंज होगी? कंसंट्रेशन। और उसे हम क्या रहती है? वो कितनी चेंज होगी? अगर ये पूछे कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कितनी चेंज होती है, तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, मतलब ना के बराबर, 0 के बराबर है, ना ही लिख दें बेटर है। यहाँ पर अगर हम डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि नीचे की तरफ जा रही है, मतलब वो घट रही है, रेट जो है घट रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। लिखने का तरीका सेम वही रहेगा, dx/dt। यहाँ पर फैक्टर है, फैक्टर क्या थे? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, सरफेस एरिया और कैटलिस्ट, ये सब रिएक्शन है। कंसंट्रेशन में मैंने क्या बताया था? इन सारे पॉइंट्स में आपको यही समझा रही हूँ विदाउट थियोरेटिकल पॉइंट्स। गेट
तो जो कंसंट्रेशन है वो अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। जैसे किसी चीज़ की अमाउंट बढ़ रही है, ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको, यहाँ पर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के नंबर बढ़ाओगे तो उनके बीच में टक्कर बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है। टेम्परेचर का मैंने आपको बताया था कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। प्रेशर बढ़ाने से भी रिएक्शन बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी रेट ऑफ रिएक्शन घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कैटलिस्ट लेते हैं। सरफेस एरिया में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वुलन क्लॉथ का अगर आप करें उसको सरफेस एरिया को बढ़ा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या था कि सम ऑफ पावर करनी है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर ऑर्डर निकालना हो तो सम ऑफ पावर निकालते हैं, लेकिन ध्यान रखना दिस इज़ नॉट मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल है, थियोरटिकल नहीं है। आप रिएक्शन देख के ऑर्डर को डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। मैंने कहा था आपको, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ पर आपको ये डेफिनेशन में लिखना ज़रूर है। जैसे Na+Mb, इससे हमारा प्रोडक्ट बना, रेट किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट कौन लिया, ए और बी, तो जो लिया है उसे ऊपर लगा दीजिए पावर, और इसे हटाओगे तो के आ जाएगा। अब इनकी जो पावर है उसे सम कर दो, N+M है 0 1 2 3, जो भी आएगा वो ऑर्डर होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, इसे आप रिएक्शन से डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट थियोरटिकल। ठीक है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी की बात करी थी कि 0 हो सकती है, पॉजिटिव, निगेटिव, या फिर फ्रैक्शन या होल नंबर हो सकता है। इट इज़ एक्सपेरिमेंटल, नॉट थियोरटिकल। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये था हमारा कि जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड। जब ये ऑलरेडी जीरो है तो ये डिपेंड ही नहीं करती किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, उसे हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। जैसे ए से बना है प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, dx अपॉन dt किस पे करेगा, डिपेंड रिएक्टेंट पर। अगर जीरो ऑर्डर का कहा तो यहाँ पावर जीरो आ जाएगी। इसे हटाओगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और इसे हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जिसकी पावर जीरो रहती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे। इक्वेशन आ जाएगी dx इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। यूनिट निकालिए, आज मैं फिर से बताऊंगी आपको नेक्स्ट पॉइंट। के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, जो एक्स होता है वो कंसंट्रेशन है, उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। नीचे लिखा है टाइम, टाइम को कहते हैं सेकंड, तो बन गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है। ये हमारा ग्राफ था जीरो ऑर्डर के लिए। इसमें कांस्टेंट क्यों जा रहा है कि आप जब पहले ही बता दिया गया कि जीरो ऑर्डर का है तो आप कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रेट ऑफ रिएक्शन पर। ठीक है। आज के हमारे टॉपिक जो हैं वो है मॉलिक्यूलरिटी एंड इट्स टाइप। हिंदी में भी लिखा है मैंने, हिंदी वाले स्टूडेंट देख लें। मॉलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता, और दूसरा जीरो ऑर्डर और इसकी हाफ लाइफ, जो अभी पढ़ाया मैंने जीरो ऑर्डर का, उसकी हाफ लाइफ रह रही है। फर्स्ट ऑर्डर एंड इट्स हाफ लाइफ, टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, के है इट्स यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और एक पॉइंट हम पढ़ेंगे स्यूडो ऑर्डर वाला, 2 लाइन का है। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, एंड द लास्ट वन इज अर्नेस इक्वेशन। ठीक है। ये रहा हमारा जीरो ऑर्डर इक्वेशन, मैंने ऑलरेडी राइट कर दिया है, इसको लिख लिया है ताकि कम टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो हमारी जीरो ऑर्डर इक्वेशन क्या थी, एक्स इज इक्वल्स टू के टी। अगर हमें यहाँ से के निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, के निकालोगे तो एक्स अपॉन टी हो जाएगा। और हमें पूछना है टी हाफ, टी निकालना हो टाइम, तो टी यहाँ जाएगा और के नीचे आ जाएगा, सब जानते हैं इसे निकालना। ठीक है। बट हमें देखना था हाफ लाइफ फॉर हाफ लाइफ, यानी कि टी हाफ लिखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे कि आपने ये फॉर्मूला लिखा है टी वाला, इस पर ध्यान दो, यहाँ पर ये वाला जो है, ठीक है, टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन के है। तो जहाँ आपने टी लिखा है उसकी जगह लिख दो टी हाफ, और जहाँ एक्स लिखा है उसकी जगह लिख दो a/2। a/2 का मतलब होता है हाफ। ठीक है। a/2 का मतलब क्या है, हाफ है। तो जैसे के में लिखा था कि यहाँ लिख दिया हमने इक्वल टू एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, a/2, ये रहा एक्स। यहाँ पर एक्स लिखा है तो इसकी जगह लिख दिया a/2, और नीचे क्या है टी, टी की जगह क्या लिख दिया, टी हाफ लिख दिया। अब हमें टी हाफ निकालना है तो टी हाफ इधर ले जाएंगे, के नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा फॉर्मूला क्या, टी हाफ इज इक्वल्स टू a/2k। ये हो गया हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं पर, ये 2 टर्म्स में होती है। रेट को अगर लिखना हो कैसे लिखा जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए है के इक्वल टू रेट इक्वल टू के, ये कंसंट्रेशन है ए, और यहाँ पर है जीरो ऑर्डर के लिए तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लो है तो टाइम के साथ होगा, टी आ जाएगा यहाँ पर माइनस के टी प्लस ए, और ये नोट में आ जाएगा प्लस। ठीक है। ये था हमारा हाफ लाइफ का, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ। अब हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूलरिटी का। तो मॉलिक्यूलरिटी में यहाँ आपको 3 वर्ड समझने हैं। एक तो समझना है कि मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर का मतलब क्या हुआ, कम से कम नंबर। किस चीज़ के नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट के। किसी भी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, तो उनके जो मिनिमम नंबर होते हैं, और वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। बस इतना सा याद रख लेना, काफ़ी रहेगा। ठीक है आपके लिए, पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन।
तो किसी भी रिएक्शन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, रिएक्टेंट करते हैं, और रिएक्टेंट के कुछ ना नंबर होते हैं, तो आपको वो लेने हैं मिनिमम नंबर जो ज़रूरी हैं, तो वो हमारी कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी। क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलरिटी। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे ये A + B + C, यहाँ पर मैंने H2O ले लिया, यहाँ D ले लिया, कुछ भी हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो हमारा यहाँ पर ये 4 हो गए, ये सब कौन हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए। तो इन रिएक्टेंट में से जो मिनिमम नंबर होंगे, मतलब सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से हैं, आपको बस लिखना है कि मिनिमम नंबर। ये प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, ये ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी ज़रूरी है नहीं। मान लिया मैंने आपको बता दिया कि ये ज़रूरी नहीं है, कम डाल दो ज़्यादा डाल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे जो मिनिमम नंबर हो गए वो कितने हो गए, जो मिनिमम नंबर हो गए कितने हो गए, 3 हो गए। कौन कौन हो गया, A हो गया, B हो गया, D हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो मॉलिक्यूलरिटी बनेगी वो उतने ही बनेंगे जितने क्या होंगे, पार्टिसिपेट जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। समझ में आया। किसी भी रिएक्शन में कितने मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट तो ये सारे कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम कहाँ है। मिनिमम का मतलब होता है कि कम से कम, ठीक है, कम से कम जो होंगे। तो A, B और यहाँ D है, ये H2O है। H2O को आप कम कर लो ज़्यादा कर लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिनिमम नंबर होते हैं। तो मिनिमम नंबर कितने हो गए, 3, 1 2 3 4 हैं, लेकिन इसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको मिनिमम ध्यान देना है। तो ये 3 हो गए, और इसलिए मॉलिक्यूलरिटी उतनी हो जाएगी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब इसको मैं पूरा डिस्कस करती हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी को आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, पहले ये याद रखना है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलरिटी आप रिएक्शन देख के बता सकते हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप रिएक्शन देख के नहीं बता सकते। तो मॉलिक्यूलरिटी के डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। हिंदी में कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारकों की संख्या, रिएक्टेंट को अभिकारक कहते हैं, उसे कहते हैं आणविकता, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन चेंज, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल लिए हैं रिएक्टेंट के अंदर, उनमें से जिन मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो चेंज हो रही है, यानी कि जो डिटरमाइन करते हैं, जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताते हैं, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ध्यान रखने का, नॉट थियोरेटिकल कंसेप्ट, क्या नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी थियोरेटिकल कंसेप्ट होता है। अब टाइप देखते हैं, मैंने यहाँ पर शॉर्टली समझाया है, थियोरेटिकल मैंने आपको लिखवा दिया, उसमें से याद करना। पहला पॉइंट बनना है यूनिमोलिकुलर, यानी कि एक अणुक आणविकता। इसका मतलब हुआ कि जिसमें रिएक्टेंट एक रहता है, मैंने R1 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ रिएक्टेंट कितने पार्टिसिपेट करेंगे, एक। जैसे ये बना PCl5 से बना PCl3 + Cl2, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है PCl5, तो ये PCl5 जो होगा ये क्या करेगा, ये बता रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो एक रिएक्टेंट हुआ तो मॉलिक्यूलरिटी बन गई यूनिमोलिकुलर, यानी कि जब रिएक्शन में अभिक्रिया में एक ही अभिकारक आएगा तो उसे कहते हैं एक अणुक आणविकता, ठीक है। दूसरा आता है बाई मॉलिक्यूलर, तो यहाँ बाई से पता चल रहा है कि रिएक्टेंट कितने होंगे, 2 होंगे, तो PCl3 इसको रिवर्स कर दिया, इन दोनों को इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो 2 मॉलिक्यूल आ गए, तो यहाँ पर बन गया बाई मॉलिक्यूलर या द्विअणुक आणविकता। और 3 ट्राई मॉलिक्यूलरिटी में आ जाएगा 3, जब 3 आ जाएंगे, जैसे 2CO + O2, तो 2 ये रहे, और यहाँ ना लिखने का मतलब है 1 लिखा है, ठीक है। तो 2 ये और 1 ये बनकर बनाता है क्या, मिलकर CO2, तो ये कितने आ गए, 3 आ गए। तो जब रिएक्टेंट 3 होंगे तो उसे ट्राई मॉलिक्यूलर, 2 होंगे बाई मॉलिक्यूलर, और 1 होगा तो यूनिमॉलिक्यूलर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो यहाँ पर मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखी है, ये पहले जो लिखा है ये क्या है, प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी राइट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रॉपर्टी क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज हाफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि जो टाइम है कितना चाहिए चेंज करने के लिए, क्या चेंज करना है, कंसंट्रेशन को हाफ करना है। जो किसकी कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ करने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताता है। और ये हमें ये डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, मतलब हमें हाफ करनी है तो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि हमने पहले अमाउंट कितना लिया है, ठीक है। इनिशियल का मतलब होता है जो प्रारंभिक मात्रा होती है कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की, जो पहले ही हमने अमाउंट लिया, मान लो 100 ली, 50 ली, कितनी ली, हमें उसे आधा करना है, तो उसके लिए जितना भी टाइम चाहिए वो अलग है। ऐसा नहीं है कि हमें इससे पता चल जाएगा कि इतना टाइम चाहिए, ठीक है। हाफ लाइफ जो होता है, जैसे जो K का फॉर्मूला आएगा रेट कॉन्स्टेंट का, वो उल्टा होता है किसके, इन्वर्सली होता है K के, या रेट कॉन्स्टेंट, हाफ लाइफ इन्वर्सली टू वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। अगर आप फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पर देखो, ये वाला जो फॉर्मूला बन के आएगा, K = इंटीग्रेटेड रेट
रेट इक्वेशन होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर k का और टी हाफ का रिलेशन देखें, ये नीचे आ रहा है इसके, यानी कि 1 अपॉन में है या इन्वर्स है, तो यहाँ पर k इन 1 अपॉन में है। अगर टी हाफ निकालना हो तो टी हाफ यहाँ ले जाओ, k नीचे आ जाएगा। तो जो हाफ लाइफ होती है वो इन्वर्सली होती है किसके, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के, ठीक है। यूनिट निकालनी हो इसकी क्या आ जाएगा, सेकंड इन्वर्स आ जाएगा, क्योंकि इन सबसे कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ टाइम से डिपेंड करता है। तो टाइम को नीचे लिखोगे आप, कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखोगे, अगर के लिखा है यहाँ पर, टाइम को कैसे लिखेंगे, के इक्वल टू टाइम को कैसे लिखा जाएगा, 1 अपॉन टाइम लिखते हैं हम सेकंड में, या टाइम लिख दो तो सेकंड जब ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, सेकंड इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आ रहा है आपका क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। इंटीग्रेटेड इक्वेशन, जैसे हमने कोई रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट से क्या बनाया, प्रोडक्ट। अभी टाइम 0 है तो इसकी अमाउंट ए रहेगी और इसकी क्या रहेगी, 0, जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम में समझाया था, ठीक है। कुछ समय बाद टाइम क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो जो है बढ़ेगा। मैंने बताया था ना, इसके साथ माइनस आता है और इसके साथ प्लस आता है, तो इसकी अमाउंट बढ़ने लगी और इसकी अमाउंट क्या हो रही है, घट रही है। मान लो एक्स बन गया तो ए में से घटाना पड़ेगा ना हमें, कितना कम हो गया। तो रेट या वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी। किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट लिख दिया, रिएक्टेंट हटा के आप क्या लिख सकते हैं, इसका a माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसे हटाओगे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी और इक्वल टू ये आ गया माइनस एक्स। अब अगर मैं इस a माइनस एक्स को नीचे लिया हूँ तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स यहाँ आ गया, k यहाँ पर है, और ये क्या आ जाएगा, हमारा जो डी टी है वो इधर चला जाएगा, दोनों को इधर कर दिया, इसको इधर, तो ये बनेगा k इंटू डी टी। अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये देखो यहाँ पर ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब ये इक्वेशन लिख दी, इंटीग्रेशन करना है तो आपको ये साइन लगाना है, और जब आप ये वाला साइन लगाओगे तो या तो आप ln में कर लो। ये ध्यान रखना, जो ln होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2.303 log में आती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, ये ln में वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेशन करोगे, इस लाइन को याद कर लेना है, समझ लेना, मैथमेटिकल ऑपरेशन है यहाँ पर। माइनस ln और फिर आता है ये a माइनस एक्स रहेगा, इक्वल टू ये की है, k है, और ये क्या है, t है, और प्लस में क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। i क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। i क्या होता है, i को लिख दोगे आप इंटीग्रेशन, हिंदी में कहते हैं समाकलन स्थिरांक, ठीक है। ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। क्या रहेगा, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा। अब आपको क्या रखना है, x की वैल्यू 0 रखो और t की वैल्यू 0 रखो, क्योंकि हमें i की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो इस लाइन को एक और बार बढ़ा सकते हो, जैसे ln लिखा है तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो 2.303 log a माइनस एक्स इक्वल टू के टी और प्लस आई, ठीक है। अब रख दो यहाँ पर x 0 रख दो, यहाँ t 0 रख दो, तो क्या आएगा 2.303 log a माइनस 0 इक्वल टू के मल्टीप्लाई 0, क्योंकि इसकी जगह 0 रख लिया हमने, प्लस क्या बना, i बना। अब हमें i का फॉर्मूला चाहिए, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ से ये 0 हट गया, तो क्या बचा, i की वैल्यू बन गई माइनस 2.303 log a माइनस, खाली क्या बच गया, a माइनस, तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। ये बन गई हमारी किसकी, i की वैल्यू बन गई। आगे समझ, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन कौन सी है, ये फर्स्ट है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में जो i की वैल्यू आई है यहाँ पर उसका फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ i पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में उसको हमें रखना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, क्या लिखा है ऊपर, यहाँ पर रख सकते हो, ये भी इक्वेशन फर्स्ट ही बन गई, ठीक है। तो रखो इसके अंदर माइनस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2.303 log a माइनस एक्स ऐसा ही है इक्वल टू के, और ये t, इतना तो ऐसा कैसे ही आ गया यहाँ तक। अब i वैल्यू यहाँ पर है, i किस में है, प्लस में है, ये कैसा है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। रखोगे 2.303 log a। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे वैल्यू रखी है, ठीक है। कैसे रख दी, यहाँ पर 2.303 log a माइनस एक्स हो गया और के t हो गया, ऐसा ही है, प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ गया, और i की जगह हमने क्या रख दिया, 2.303 log a रख दिया, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है इतना यहाँ तक, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालना है के टी, यहाँ से के टी को बाहर ले लीजिए, के टी इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर एल एन, जो एल एन है हमारा या log है, इसे इधर ले आओ, log 2.303 लिखना था, 2.303 log a माइनस 2.303 log a माइनस एक्स, ठीक है। ये बन गया हमारा ऐसे, इसे निकाल लेंगे। और अब हमें क्या करना है, दोनों में से इतना कॉमन आ सकता है, ये दोनों में है, ठीक है, log तक, तो इसे रख दो के टी इज इक्वल्स टू 2.303 log a,
और ये कहाँ जाएगा, ये कॉमन ले लिया, यहाँ a बच गया, a माइनस एक्स कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना log m माइनस एन का फॉर्मूला, तो वो क्या आता है log m बटे n बन जाता है। ठीक है, सेम उसी तरह से है बिल्कुल। तो इसे हमने इतने को कॉमन ले लिया, यहाँ से इतना यहाँ आ गया, ऊपर बचा a, नीचे बचा a माइनस एक्स। ठीक है, हमें निकालना है सिर्फ k, रेट कांस्टेंट पूछा है ना, तो रेट कांस्टेंट यानी कि k पूछा है, वेग स्थिरांक, तो k निकाल दो। क्या रख दोगे यहाँ से 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स, ये आ गया। ये जो t था ये कहाँ पहुँच गया, नीचे। इसे आप चाहो तो t हाफ ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये बन गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सी बनी है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन बन गई। यहाँ से आपको यूनिट देखनी है, अभी बताई मैंने आपको पीछे भी, ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। तो नीचे है टाइम, ये 1 टाइम आ गया, टाइम को क्या लिख सकते हो आप, सेकंड, तो सेकंड को ऊपर लेके जाओगे क्या बनेगा, सेकंड इनवर्स। देखो ये टी आ रहा है तो 1/t हो गया, और टाइम कहाँ पर है, कैसे मेज़र करते हो, सेकंड में, तो सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, रिएक्टेंट से बना क्या है, प्रोडक्ट। इसकी अमाउंट कितनी है, ए है, इसकी कितनी है, 0 है। इसकी अमाउंट टाइम के साथ घटती है, इसकी बढ़ती है, तो इसकी एक्स हो गई तो इसकी हो गई ए माइनस एक्स। रेट निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट कौन है हमारे यहाँ पर, ए माइनस एक्स, तो इसे हटा दो, के आ जाएगा, ए माइनस एक्स लिख दो, तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स नीचे लेंगे, डी टी इधर जाएगा, तो के इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने से क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन पे बन गया, डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस एल एन ए माइनस एक्स के टी प्लस आई। ठीक है, अब आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि एल एन की वैल्यू अगर लोग में लिखेंगे तो ये वैल्यू आती है, ये फिक्स है, याद कर लेना इसको, ये फिक्स होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स के टी प्लस आई आ गया, आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसे चाहो तो आप एल एन को कन्वर्ट करके इतना लिख सकते हो, एल एन की जगह क्या लिख दिया, 2.303 लोग आ गया, ये ऐसा ही है सेम, बाकी सब कुछ सेम है। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 रख दी, टी की वैल्यू 0 रख दी, जहाँ एक्स लिख रहा था वहाँ 0 लिखो, टी लिख रहा था वहाँ 0 लिखो, तो आपके पास आई की वैल्यू आ गई -2.303 लोग ए। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में दोबारा रख दो। जब आप इस इक्वेशन में इसको दोबारा रखोगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ गया, दोनों में से लोग ए को कॉमन ले लोगे, और यहाँ बचेगा लोग एम माइनस एन का फॉर्मूला इसमें लगा देना, ए अपॉन ए माइनस एक्स आ जाएगा, के निकालना है, टी नीचे आ जाएगा, टी निकालोगे तो फिर इसकी यूनिट निकाल देना, क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके लिए हाफ लाइफ निकालना, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ देखना है आपको, क्या देखना है, टी हाफ। तो फर्स्ट इक्वेशन अभी आपने पढ़ी, फर्स्ट इंटीग्रेटेड इक्वेशन ये है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो टी लिखा है वहाँ टी की जगह क्या लिखोगे, टी हाफ, और जहाँ एक्स लिखा है वहाँ क्या लिखोगे, x/2 लिखोगे। ठीक है, तो लिखते हैं, चलो देखते हैं क्या बनता है। 2.303 नीचे क्या आ जाएगा, टी की जगह क्या लिख सकते हैं, टी हाफ लिखेंगे ऐसे, फिर लोग है, ऊपर क्या है a, नीचे क्या है a माइनस एक्स। अब x की जगह क्या लिखना है, a/2 लिखना है। ठीक है, आगे समझ में। इसे आप शॉर्टली भी समझ सकते हो कि एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा ही जाएगा ना, और चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस a/2 है भाई, नीचे 1 कर दो, इसको एलसीएम लोगे क्या आएगा, नीचे 2 आएगा, 2a, इस इधर मल्टीप्लाई करोगे 2a आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1a आएगा, 2a में से एक गया, क्या बचा, a/2 बचेगा। समझ में आ गया, वैसे भी समझ सकते हो, एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, a/2 बचेगा। ठीक है, तो k इक्वल टू यहाँ क्या बचा, 2.303, ये है टी हाफ, और यहाँ क्या रहेगा, लोग, नीचे ऊपर a, सेम है सब कुछ, इसे सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ हमें। यहाँ क्या बन गया हमारा a-2, तो a/2 बन गया, ये आ गया ना, समझ में कैसा आया। अब ये जो 2 है हमारा, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने से क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाला जो 2 है ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो लिख के दिखाओ, 2.303, फिर यहाँ है टी हाफ, और यहाँ क्या है, लोग। अब यहाँ पर ऊपर चला गया 2a, नीचे भी था क्या हमारा a से a कैंसिल हो गया, क्या बच गया, log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, ये होती है log 2 की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, log 2 की वैल्यू रखनी है, k इक्वल टू 2.303, नीचे क्या आ गया, टी हाफ आ गया, log 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 0.3010, ये आ गया, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0.693, ये आ गया, नीचे है टी हाफ। हमें निकालना क्या है, टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ को इधर लिख दो, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये आ गया आपका हाफ लाइफ। ठीक है, ये क्या है, इसका हाफ लाइफ है, किसके लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ है। समझ में आ गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, उसकी हाफ लाइफ है। अब इसमें यहाँ पर अगर हम यूनिट निकालें,
आप यहाँ से समझ सकते हो आसानी से। यूनिट ऑफ के कैसे निकालेंगे, के है, अब इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला नीचे। यहाँ फिर क्या है के के लिए 1/t है, टी को कैसे लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, तो के की यूनिट क्या बन जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर के किसके इन्वर्सली है, या टी हाफ जो है किसका उल्टा होता है, 1/k होगा। और जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, टी हाफ, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए था टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, ए का था। ध्यान रखना इसे, एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन बना हुआ है, जाके देखना आपको। अपने जो यूपी बोर्ड वाला जो मॉडल है, क्वेश्चन नंबर 14 एमसीक्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, यूनिट भी है उसमें, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। पूछ लेते हैं ऐसे, दो दो पॉइंट्स के नंबर हैं, दो दो लाइन के, इन्हें छोड़ना मत, क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। अगर खुद ना पढ़े जाए तो वीडियो से देख लेना, पर याद कर लेना, पढ़ लेना। आई होप कि आप समझ सकें, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट या तापीय गुणांक क्या है, दो टेम्परेचर का डिफरेंस, बस उसी को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट टू टेम्परेचर। आपको हिंदी में लिखना है तो बस इतना लिखोगे कि दो टेम्परेचर हैं, उनका जो अंतर होता है उसी को कहते हैं तापीय गुणांक। तापीय मतलब टेम्परेचर, गुणांक मतलब उनका जो डिफरेंस आएगा वो। तो दो टेम्परेचर वे कौन से हैं, ये ध्यान रखना है, 25 डिग्री और 25 डिग्री है, और एक 35 डिग्री सेल्सियस है, उसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखना है हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट का, तो क्या लिखोगे, तो जो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक वर्ड पकड़ लो बस इसमें, ये ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब जो स्थिर ताप है आपका, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है कितने टेम्परेचर पर, एट 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फिर दूसरा लिखोगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है कितने टेम्परेचर पर, वेलोसिटी कांस्टेंट है कितने टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, और शॉर्ट करके, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं लिखना तो के लिख दो, कितने पे, 35 डिग्री सेल्सियस पर। फिर और क्या लिखोगे नीचे, के 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होता है आपका, बस इतना याद कर लेना कि 35 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस का जो अंतर होता है टेम्परेचर का, उसे तापीय गुणांक कहते हैं। और अगर किसी रिएक्शन में, ये मैंने आपको पढ़ा दिया पीछे, किसी रिएक्शन में आप जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ाओगे, 10 डिग्री सेल्सियस, इनमें अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर अंतर आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन का 10 डिग्री टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डबल हो जाएगी। क्या होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इतना मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ये वो है, इतना सा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि दो टेम्परेचर के बीच का जो रेशियो अनुपात होता है, 35 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस का जो अनुपात है, उसी को कहते हैं तापीय गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट। और वे दो टेम्परेचर कौन से हैं, 35 है और 25 है। और अगर 10 डिग्री सेल्सियस अंतर कितना आ रहा है इनमें, अगर क्वेश्चन में पूछे कि तापीय गुणांक में कितने टेम्परेचर का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, तो डिफरेंस कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि 10 डिग्री अगर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा रेट या वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, या हिंदी में अगर हम कहें कि किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है उसे कैसे निकालेंगे। कोई भी रिएक्शन आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी कि रिएक्शन है ABCD बना दी और इनके सामने लिख दिया N1 N2 M1 M2, आप कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ अल्फ़ाबेटिक कोई भी आ सकता है, ठीक है। डिजिट ना लिखें अभी, कि जो रेट है, वेग जो निकालते हैं या रेट निकालते हैं, हम उसे R भी लिख सकते हैं रेट को, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया था dx/dt भी लिख सकते हो आप, x हटा कर R भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस का साइन रहेगा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की, तो यहाँ पर कैसा निशान रहेगा, माइनस का। किस पर डिपेंड कर रहे हैं, रेट पे, तो रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट कौन है, A, ये कौन है, B। मैंने यहाँ पर x और y लिख लिया। x और y इनसे अलग क्यों लिखा, x और y इसलिए लिखा क्योंकि ये इनके बराबर हो भी सकता है, कि जो x और y का मान होगा, वैल्यू होगी, वो N1 और N2 के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका मतलब है कि नहीं भी हो सकती, ठीक है। इस कट का मतलब है कि इसके बराबर वैल्यू, मान लो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो इसकी भी 2 2 हो तो बराबर हो गई। लेकिन अगर इसकी 2 2 है तो इसकी 2 या 3, इसकी 3 या 4 अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x और y N1 N2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा क्यों है, बदल क्यों रही है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, प्रैक्टिकल करके निकाली जाती है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इसलिए लिखा है कि x और y वैल्यू जो होती है वो डिटरमाइन होती है, किससे पता किससे करते हैं, उसका प्रैक्टिकल करके पता करते हैं। नॉर्मली हम पता नहीं कर सकते उसको, इसलिए मैंने लिखा है कि डिटरमाइन बाय एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अब इसमें हमें रेट को लिखना है,
यहाँ पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन है आर, आर क्यों लिखा मैंने, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, या रेट के लिए, इसके लिए कह सकते हो आप। और जो ये रिएक्टेंट के लिए होता है ये क्या होता है, माइनस होता है। तो मैंने यहाँ पर सेम वो एक्स हटा के अब क्या लिख दिया, आर लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई है, इसे हटाओगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है। अगर इफ़ मतलब अगर ए की पावर जो है ए की और बी की वैल्यू जो है दोनों की वैल्यू मैंने 1 कर दी, तो जो रेट होगी इसे क्या लिख सकते हैं, रेट होगी वो किसके बराबर होगी, जो ये रेट है वो किसके बराबर होगी, इसे पूछा है कि किसके बराबर आएगी। तो रखो भाई माइनस डी, ये आर है और नीचे क्या है, डी टी है, तो यहाँ क्या आ गया, के आ गया। इसकी भी वैल्यू 1 है दोनों की, तो मल्टीप्लाई 1 में है, गुणा में है ना, तो 1 आ गया। यानी कि इस पूरे को हटा के मैं आर लिख सकती हूँ, आर किसके बराबर आ जाएगा, के, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेट है, रेट कांस्टेंट किसके, इसे आप कह सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट, दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट बराबर होते हैं, समझ में आया। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट जब ताप फिक्स रहेगा, कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के। इफ़ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट इज यूनिटी, कब होगा ऐसा, जब हमने जो रिएक्टेंट लिया था उनकी वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। जब हमने क्या लिया, जो रिएक्टेंट लिया उन रिएक्टेंट की वैल्यू हमने क्या कर दी, 1 रख दी। हिंदी में एक कह सकते हो, इंग्लिश में यूनिटी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। रिएक्टेंट कौन लिए थे हमने, ए लिया था और बी लिया था, इन दोनों की वैल्यू हमने क्या रख दी, 1 रख दी, इसलिए हमारा आर किसके बराबर आ गया, के आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हुआ है ये सब काम, कब हुआ है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम नहीं पढ़ाया था, इसमें रह गया था ये एक पॉइंट, अब यहाँ पर समझ लीजिए, रिवाइज करते टाइम समय आसानी से समझ में आ जाएगा, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हिंदी में कैसे, आभासी या छद्म एक अणुक अभिक्रिया। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है कि यूनिमोलिकुलर है वो, ठीक है। यूनिमोलिकुलर है, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि उसकी जो मोलिकुलरिटी है उसके बारे में बता रहा है। लेकिन आपको मैं यहाँ सिंपल से समझाऊंगी ऐसे कि एक रिएक्शन है, उसकी दो चीज़ें निकाल सकते हो आप उसका, एक तो ऑर्डर बता सकते हो और एक क्या बता सकते हो, मोलिकुलरिटी, ठीक है। यानी कि कोटि और उसकी क्या बता सकते हो, आणविकता। जो कोटि और आणविकता है वो सेम नहीं है, बस नॉट सेम, उसी को कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों, कोटि और आणविकता समान नहीं होती, वही होती है कौन सी, आभासी या छद्म एक अणुक अभिक्रिया, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगी आज जब आप आओगे तो ये क्वेश्चन पूछूंगी कि स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या है। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि और आणविकता सेम नहीं होती या एक समान नहीं होती, या आप ये भी कह सकते हो जिसकी मॉलिक्यूलरिटी एक हो, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है ना, तो ये भी कह सकते हो कि जिसकी आणविकता, ठीक है, जिसकी जो आणविकता है, मॉलिक्यूलरिटी है, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या है, एक है, लेकिन उसकी ऑर्डर जो है वो एक नहीं है, वो एक नहीं है। ये मैं आपको समझने के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ऐसी अभिक्रिया, यहाँ पर क्या लिखोगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता क्या होती है, एक होती है, ऑर्डर क्या है, एक नहीं है, ठीक है। दोज रिएक्शन विच हैव वन मॉलिकुलरिटी बट नॉट ऑर्डर, उसका एक ऑर्डर नहीं होता, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, स्यूडो यूनिमोलिकुलर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे पता करोगे। एग्जांपल है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। तो हाइड्रो शुगर का फॉर्मूला क्या बताया था, C12H22O11 प्लस क्या है आपका H2O। इसे एसिडिक मीडियम में रखोगे तो इसे क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सबको याद होना चाहिए। यहाँ पर ये C6H12O6 है एंड देन C6H12O6 है, ये क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, और ये क्या बन गया हमारा, फ्रक्टोज बन गया। मैंने आपको पढ़ाया पूरे चैप्टर में, इसमें कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, इसमें कौन सा होता है, कीटोन। खैर हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की। तो इसमें आप देखोगे ये कौन है हमारे, ये कौन है, रिएक्टेंट है, ठीक है। ये कौन है, अभिकारक है, ठीक है। ये कौन है हमारे, अभिकारक है, रिएक्टेंट है। तो इसमें कितने अभिकारक आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है, 2 आ रहे हैं। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या बन रही है, 1, क्योंकि वाटर के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी जो आणविकता बनेगी वो कितनी बनेगी, ठीक है, आणविकता, या क्या कह सकते हो आप, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मॉलिक्यूलरिटी। इन दोनों, इस रिएक्शन के लिए क्या है, वन ऑफ कंसंट्रेशन जो वाटर की है वो अनचेंज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा, मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि आपने 2 चीज़ लिए हैं, एक तो क्या लिया है, चीनी लिया है, शुगर लिया है, और एक क्या लिया है, वाटर। तो इसमें तो दोनों काउंट हो गए। लेकिन आपसे अगर कोटि पूछे, ऑर्डर पूछे कि ऑर्डर क्या है, तो वो क्या रहेगी, वो सिर्फ आपकी इसमें क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है।
वो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग आ गई यहाँ पर। तो ऑर्डर क्यों सेम रहेगा? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या मैटर करता है, इसमें आपको सिर्फ शुगर मैटर करता है। वाटर में इसमें होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो अनचेंज रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होती या इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम ना हो, वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी आपकी स्यूडो। या फिर इस तरह से एग्जांपल दे सकते हो, भाई दो हो सकती है लेकिन एक जैसी नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ दो ने भाग लिया तो दो बन गए, लेकिन ऑर्डर क्या रहा, वन, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर में तो एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है शुगर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी में आपको देखना है, देखो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है, ई से बनता है एनर्जी, ए से बनता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या है ये, भाई कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करते हो, उस रिएक्शन में कोई ना कोई तो पार्टिसिपेट करेगा, और वो कौन होता है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए। वे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में टक्कर करेंगे, कोलिजन होगा। जब रिएक्शन होगी तो कोलिजन तो होगा ना, पीछे पड़ चुके हैं आप लोग ये सब, ठीक है। और उस कोलिजन से कुछ एनर्जी क्रिएट होती है, कुछ जो ऊर्जा होती है वो उत्पन्न होती है। किसी अभिक्रिया में जो मॉलिक्यूल होते हैं या अणु होते हैं वे आपस में टक्कर करते हैं, टक्कर होने से उनकी एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, बस वही जो है एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो वो एनर्जी जो होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इनफ टू कैरी आउट, मतलब ये पर्याप्त होती है, काफ़ी होती है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, ताकि आप क्या बना सकें, प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है। तो ई ए इक्वल टू टी ई माइनस ई ई, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये होता है मतलब इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उनके कोलिजन से आती है, तो उनके कोलिजन से जो आती है वो एनर्जी एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी होती है, जिससे हम किसी भी रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका आर्हेनियस इक्वेशन। तो इसे आप याद कर लेना, K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि कौन क्या है। तो जो K होता है वो क्या होता है, आपने पीछे पढ़ लिया, वेलोसिटी कांस्टेंट। वो क्या होता है, के को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक या वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या कहेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट कहेंगे। और ई ए मैंने अभी आपको बताया कि ए से क्या बनता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और आर क्या होता है, आर इसमें दिया है गैस कांस्टेंट है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टी क्या है होता है, टेम्परेचर होता है। इतना तो याद कर ही सकते हो ना कि टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है, समझ में आ गया। और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल होता है, ये ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होती है ये, ठीक है। अब इसमें आप और कुछ करें या ना करें, एक ग्राफ जो है वो थोड़ा सा देख लेना, करोगे ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है। यहाँ पर है log के, और ये है 1/t के लिए। तो इसका स्लोप जो है घटता है, टाइम के साथ साथ घटता जाता है। ये स्लोप आ गया और स्लोप की वैल्यू आ गई माइनस ई ए अपॉन आर। ये आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलता है, यहाँ से डायरेक्टली समझ में आएगा या नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये करना है, समझ में आ गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन और ये सब है, ठीक है। ये सब कर लेना, समझ लेना अच्छे से। चैप्टर पूरा हो चुका है अप्रोक्सीमेटली, इससे ज़्यादा और इसमें कराना अब पता नहीं तुम करोगे या नहीं, इतना कर लेना बस, ठीक है। एक बार समराइज हो जाए, इसमें जो फॉर्मूले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, dx अपॉन dt से। रिएक्टेंट के साथ कैसा निशान आता है, माइनस के, प्रोडक्ट के साथ कैसा आता है, प्लस का, और नीचे क्या रहेगा, दोनों में सेम है, बस साइन चेंज करना है। अब हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ के, जो मैंने आपको बताई है। एक आपको पढ़ाई थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए और एक पढ़ाई थी जीरो ऑर्डर के लिए। तो जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए रहेगा सेकेंड इनवर्स, और यहाँ क्या कर दोगे, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसके लिए इतना रहेगा। फिर और क्या पढ़ा हमने, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पढ़ी है, फर्स्ट इंटीग्रेटेड इक्वेशन, उसका फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल्स टू 2.303, नीचे क्या आएगा, t हाफ, और यहाँ क्या आएगा, log a अपॉन a माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा है इसका हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का हमने क्या पढ़ा था, हाफ लाइफ पढ़ा था। उसका इक्वेशन क्या बनना था, उसका इक्वेशन बताओ क्या बना था, क्या बना था बताओ, टी हाफ कैसे लिखेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये बना था। अब देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर का, अब क्या है आगे, ज़ीरो ऑर्डर का। तो ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन क्या बनी थी, ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन बनी थी x इज इक्वल्स टू के टी, ये बनी थी। यहाँ से k निकालना हो आपको तो क्या करोगे, x अपॉन टी कर लोगे। अब इसका जो हाफ लाइफ था, ठीक है, इसका हाफ लाइफ क्या बनाया था, टी हाफ इज इक्वल्स टू a अपॉन 2k, a अपॉन 2k, ठीक है, ये बना था। हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर का ये हो गया। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है क्या, जो इक्वेशन फॉर्मूले बेस्ड है,
और क्या पढ़ा था हमने, ऑर्डर पढ़ा था, जिनकी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल थे, किसके, जो रिएक्टेंट के क्या थे, मॉलिक्यूल थे, और उनकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, किसके साथ चेंज हो रही थी, टाइम के साथ, ठीक है। इसमें और जिनसे क्या पता चलता है, रेट डिटरमाइन करते हैं, उन मॉलिक्यूल की जो रेट डिटरमाइन करते हैं, रेट को बताते हैं, वो क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना था, पावर को सम करना था, पावर को क्या करना था, जोड़ना था, यानी कि n+m को जोड़ के हमें ऑर्डर निकालना था। फिर हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी में क्या था, जितने भी रिएक्टेंट के जो रिएक्शन है, क्या है, रिएक्शन है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के जितने भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, तो टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। जैसे अगर एक होगा तो अगर रिएक्टेंट एक है तो यूनिमॉलिक्यूलरिटी, 2 है तो बाई, और 3 है तो ट्राई मॉलिक्यूलरिटी, ये था, ठीक है। फिर एक हमने पढ़ा है क्या, आरएनएस इक्वेशन, तो वो क्या है, K = A e⁻ ठीक है। बस इतना पढ़ लीजिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और इनके न्यूमेरिकल भी देख लेना। फर्स्ट ऑर्डर वाले न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट ऑर्डर वाले न्यूमेरिकल हैं उन्हें एक बार कर लेना, मैंने कराए थे आपको, ठीक है। वे इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें ज़रूर करना है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 नंबर में, और यूनिट भी देखनी है, ठीक है। चलिए, अब आपका ये वाला चैप्टर पूरा हो चुका, पढ़ना और मुझे कमेंट में बताना कि समझ में आया या नहीं, ठीक है। थैंक यू।